पटनायक कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम और टैली प्राइम में आज आप सीखेंगे टैली प्राइम बेसिक पार्ट 1। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए, उसको सीखने के लिए, उसको चलाने के लिए जो हमको क्वालिफ़िकेशन चाहिए उसको पहले हम समझ लेते हैं। हमारे पास योग्यता क्या होनी चाहिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे 5 चीज़ों को बताया गया है। सबसे पहले हमारे पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए बिजनेस अकाउंटिंग का। बिजनेस अकाउंटिंग अगर बेसिक नॉलेज है तो हम टैली आराम से सीख सकते हैं। तो ये हम इसी में सीखेंगे। आगे के वीडियोस में हम इसके बिजनेस अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज के बारे में सीखते चलेंगे। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो इसको भी सीखते चलेंगे हम। अगर आपने नहीं सीखा है और आप सीख चुके हैं पहले से तो अच्छी बात है, आप जल्दी सीखेंगे। बेसिक नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का। इंग्लिश का देखिए बेसिक नॉलेज ऐसा है कि जो 8 से 10 क्लास तक पढ़ा है उसको बेसिक नॉलेज होता है इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का। अब इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छे से फ्लुएंटली बोलना आना चाहिए, ऐसा नहीं, आपको पढ़ना आना चाहिए बस, क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर पूरी तरह से इंग्लिश में है। तो अगर हम पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। उसके बाद अगर आपको सही तरीके से एंट्री करना है टैली में तो आपका टाइपिंग स्पीड जो है उसमें एक्यूरेसी भी होना चाहिए। स्पीड तो ठीक है, एक्यूरेसी भी होना चाहिए। तो 90% या 90% से ऊपर का एक्यूरेसी अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। आप टैली अच्छे से सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे और बिल एंट्री करते समय आपसे कुछ गलतियां नहीं होगी। 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग कैपेसिटी और इंटरेस्ट। बहुत सारे बच्चे को इंटरेस्ट नहीं होता इसमें और पेरेंट्स उनको टैली सीखने भेज देते हैं। इस सिचुएशन में कितना भी इंटरेस्ट उनके अंदर डालो, वो लोग इंटरेस्ट ना होने के कारण ठीक से नहीं सीख पाते, एब्सेंट ज़्यादा करते हैं, क्लासेस नहीं आते हैं, वीडियोस को ठीक से देखते नहीं हैं, ठीक से सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास इंटरेस्ट ही नहीं है, लर्निंग कैपेसिटी ही नहीं है, तो फिर सीखने में दिक्कत होगा। तो इंटरेस्ट होना चाहिए इसको सीखने के लिए। अगर ये 5 चीज़ें हैं आपके पास तो आप बहुत तेज़ी से सीखेंगे। देखिए नहीं भी है वो भी सीख जाते हैं, लेकिन फिर वो उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाते जितना इस योग्यता के साथ किया जाता है। तो अब हम आगे देखिए, यहाँ पे टैली प्राइम के बारे में बताया गया है कि एक्चुअल में होता क्या है। तो टैली प्राइम जो है वो एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ 2 वर्ड आ गए, अकाउंटिंग और सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं, फिर अकाउंटिंग को समझेंगे। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको जिस काम के लिए बनाया गया है वो उस काम को कम से कम समय में और बिना गलती के पूरा कर देता है। जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेटर का एग्जाम्पल दिया गया है। इसको किस काम के लिए बनाया गया है? इसको कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया है। जैसे आपको अगर बोल दिया जाए कि 25 × 75 करो, तो आप अगर लिख के करेंगे कॉपी पेन में तो आपको टाइम लगेगा और गलतियां भी हो सकती है। अगर आपको माइंड में कैलकुलेशन करने बोल दिया गया तब भी आपको थोड़ा सा समय लगेगा और आप गलती होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है कैलकुलेटर, इसको बस एक क्लिक ऐसा किया जाता है और यहाँ पे टाइप कर देंगे 25 और मल्टीप्लाई कर देंगे 75 और एंटर दबाते ही हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब ये बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन किया और सही रिजल्ट हमको ला के दिया। तो यही चीज़ यहाँ बताया गया है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको जिस काम के लिए बनाया गया है वो उस काम को कम से कम समय में और बिना गलती के पूरा कर देता है। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर। इसके बाद अकाउंटिंग को देख लेते हैं। देखिए अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन कहा जाता है। लेख एवं अंकन 2 शब्दों के मेल से
लेखांकन बना हुआ है। तो लेखांकन में लेख का मतलब लिखने से होता है और अंकन का मतलब अंकों से होता है। किसी घटनाक्रम को अंकों में लिखे जाने को लेखांकन कहा जाता है। किसी खास उद्देश्य को हासिल करने के लिए घटित घटनाओं को अंकों में लिखे जाने की क्रिया को लेखांकन कहा जाता है। यहाँ घटनाओं से मतलब उस समस्त क्रियाओं से होता है जिसमें रुपयों का आदान प्रदान होता है, मतलब मनी ट्रांजैक्शन होता है। ये इसका पूरा परिभाषा है। किसी ऐसी घटना के बारे में हम बता रहे हैं जिसमें मनी ट्रांजैक्शन होता है, वो अकाउंटिंग कहलाता है, लेखांकन। अब यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है, देखो। किसी व्यवसाय में बहुत बार वस्तु खरीदा जाता है, बहुत बार बिक्री होता है, खर्च भी होते रहता है, आमदनी भी होते रहता है। कुल मिलाकर कितना खर्चा हुआ, कितना आमदनी हुआ, किन किन लोगों पर कितना बकाया है तथा लाभ या हानि कितना हुआ, इन समस्त जानकारियों को हासिल करने के लिए जो बिजनेसमैन होता है, व्यवसायी होता है, वो अपनी बही का मतलब अकाउंट बुक होता है, उसमें क्या करता है, घटित घटनाओं को लिखते रहता है। जितना भी लेन देन हो रहा है उसको लिखते रहता है, और यही लिखने की क्रिया को लेखांकन कहा जाता है। अतः व्यवसाय के वित्तीय लेन देन को लिखा जाना ही लेखांकन है। मतलब जितने ही प्रकार के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, रुपयों का लेन देन हो रहा है, उसको लिखा जाना ही लेखांकन है। अब इसको सीखने के लिए कई लोग कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं और 2 साल तक पढ़ाई करते हैं। 10th के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं और 11th 12th पढ़ते हैं, फिर बीकॉम करते हैं, एमकॉम करते हैं, लेकिन हमको इतना डीपली नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हमको बस सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑपरेट करना है, अच्छे से चलाना है। तो उसके लिए जितना बिजनेस अकाउंटिंग का नॉलेज चाहिए आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसको। आगे बढ़ते हैं। टैली प्राइम में अकाउंटिंग क्या है? अब देखिए, टैली प्राइम में अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग समझ गए, उसकी परिभाषा क्या होता है, लेकिन टैली प्राइम में अकाउंटिंग क्या है? व्यापार में होने वाले लेन देन को टैली प्राइम में रिकॉर्ड किया जाता है। जितना भी, अब देखिए, पहले के ज़माने में अकाउंट बुक में लिखा जाता था और बहुत समय लगता था उसमें, उसका बैलेंस शीट बनाने में बहुत समय लग जाता था। लेकिन जब से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर आ गया है, या पुराने टैली के जो भी सॉफ्टवेयर थे, वो बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन किया जाता है इसमें, तो हमारा बैलेंस शीट तुरंत रेडी हो जाता है एंट्री के साथ में, तो कम समय में हमारा काम हो जाता है। अब यहाँ पे 10 वर्ड ऐसे दिया गया है जो टैली प्राइम में बार बार यूज होगा एंट्री करते समय, तो ये हमको पता होने चाहिए 10 वर्ड क्या क्या है। सबसे पहला वर्ड है परचेस। परचेस मतलब खरीदी करना। जब भी हम सामान खरीदेंगे इस वर्ड का यूज होगा, एंट्री करते समय इस वर्ड का यूज होगा। सेल्स, खरीदा हुआ सामान को जब बेचेंगे तब सेल्स वर्ड का यूज होगा, मतलब बिक्री करना। पेमेंट, जब भी हम परचेस करेंगे तो हम पेमेंट भी करेंगे, या और कुछ भी खर्चे हैं तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, तब पेमेंट वर्ड का यूज होगा। रिसिप्ट, जब भी हम सामान बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, पैसा को रिसीव करेंगे तो उसके लिए रिसिप्ट शब्द का यूज होगा। क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, ये देखिए इसको अलग से समझाया गया है क्योंकि इस वर्ड को बहुत कम लोग सुने होते हैं। क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, जो हमसे पैसा लेने वाले होते हैं। अब हमसे पैसा कौन लेने वाले होंगे? हमसे पैसा वो लोग लेंगे जिससे हम उधार सामान लिए हैं या उधारी में पैसा लिए हैं। तो जितने भी पैसा लेने वाले हैं वो सब लेनदार हो गए। अगला वर्ड है डेटर्स। यहाँ बी साइलेंट रहता है तो इसको डेटर्स पढ़ा जाता है। डेटर्स मतलब देनदार, जो हमको पैसा देने वाले होते हैं। हमको पैसा कौन देगा? जिसको हमने उधारी दिया है या जो हमसे उधार पैसे लिया है या उधार सामान लिया है, वो सब हमको पैसा देने वाले हैं। तो पैसा देने वाले को देनदार बोला जाता है और टैली की भाषा में डेटर्स बोला जाता है। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि। स्टॉक, स्टॉक मतलब होता है जो हम सामान खरीद के अपने गोडाउन में या दुकान में रखे हुए हैं। जो सामान हमने खरीद के गोडाउन या दुकान में रखे हुए हैं, पड़ा हुआ सामान जिसको हमको बेचना है, वो सभी स्टॉक कहलाता है। एक्सपेंसेस मतलब खर्च, जितने भी प्रकार के खर्च हैं, जैसे हम सामान खरीद रहे हैं तो वो भी खर्चा है। अगर हम रेंट में
शॉप लिए हैं, रेंट में गोडाउन लिए हैं तो वो भी खर्च है, बिजली बिल पे कर रहे हैं वो भी खर्च है, तो ये सब एक्सपेंसेस हो गया। इनकम मतलब आय, कहीं से भी हमको आय प्राप्त हो रहा है, जैसे हमने किराया में दिया हुआ है तो इनकम आ रहा है, सामान बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, इनकम आ रहा है, कहीं से कोई कमीशन मिल गया, कहीं से कोई इंटरेस्ट मिल गया, वो सब इनकम है। तो ये 10 वर्ड हैं जो टैली में बार बार यूज होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले क्या करते हैं? तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हम कंपनी बनाते हैं, और कंपनी बनाने के लिए हमको ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। कंपनी का एक नाम होना चाहिए, कंपनी का एड्रेस होना चाहिए, कंपनी का फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर होना चाहिए, कंपनी का ईमेल आईडी होना चाहिए, कंपनी का कौन से सिटी में है, कौन सी स्टेट में है, और कंपनी का पिन कोड। तो ये सब हमको डॉक्यूमेंट्स वगैरह में मिल जाते हैं, ये रिकॉर्ड। अब यहाँ 2 चीज़ों की ज़रूरत और पड़ती है कंपनी बनाते समय। एक तो फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर का एंट्री करेंगे हम, वो पता होना चाहिए, और दूसरा है कंपनी का GSTIN नंबर होना चाहिए। ये एक्टिव करोगे तभी GST वाला बिल की एंट्री कर पाओगे। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये सब तो हमको डॉक्यूमेंट मिल जाता है, नेम से लेके पिन कोड तक, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर और GSTIN नंबर क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर को समझते हैं। देखिए, आप जो घर में कैलेंडर रखे रहते हैं वो कैलेंडर स्टार्ट होता है 1 जनवरी को और वो फिनिश हो जाता है 31 दिसंबर को। लेकिन फाइनेंशियल काम में ऐसा नहीं होता है। जो सामानों की एंट्री किया जाता है या जितने प्रकार के भी फाइनेंशियल वर्क होते हैं वो होता है 1 अप्रैल को स्टार्ट, किसी भी ईयर के 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है 31 मार्च को। मान के चलो हमने 1 अप्रैल 2025 को कोई एंट्री स्टार्ट किए हैं, तो उस एंट्री को हमको बंद करना पड़ेगा 31 मार्च 2026 को। तो ये फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा 2025-26। ठीक है, ये होता है फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद हम समझते हैं GST क्या होता है। देखिए, GST एप्लीकेबल जो हुआ था वो 1 जुलाई 2017 से हुआ था। उसके पहले भी टैक्स चलता था जिसको वेट बोला जाता था, वैल्यू एडेड टैक्स, जो ओल्ड सॉफ्टवेयर में यूज होता था। लेकिन जब से टैली आया है, टैली प्राइम आया है, इसमें तो GST का ही यूज हो रहा है। इसका डेफिनेशन को हम समझते हैं। GST मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब होता है सामान और सर्विस का मतलब होता है सेवा। इसका मतलब है कि सामान और सेवा पे लगने वाला जो टैक्स होता है उसी को GST बोला जाता है। जैसे एक मोबाइल का प्राइस है 10,620 रुपया, तो इसका एक्चुअल में जो मोबाइल का वैल्यू है वो 9,000 है, जिसको टैक्सेबल वैल्यू बोला जाता है, जिसके ऊपर टैक्स लगता है। तो इसी 9,000 के ऊपर टैक्स लगा है 1,620 रुपये का, जो गवर्नमेंट को पेड होगा। यही GST है। इसके बाद हम गुड्स एंड सर्विस में डिफरेंस समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, गुड्स का मतलब सामान होता है, ऊपर बताया जा चुका है। जैसे टीवी हो गया, AC हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, ये सब हार्ड चीज़ें, जो सामान जिसको हम टच कर सकते हैं, ये सब गुड्स हो गए। और यहाँ पे सर्विस का मतलब होता है सेवा से। जैसे हम मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं तो हमको कोई सामान नहीं मिलता, हमको वैलिडिटी मिल जाता है, सर्विस मिल जाता है। फ़्लाइट में आप सफ़र करते हैं, कोई सामान नहीं मिलता, बस में सफ़र करते हैं, कोई सामान नहीं मिलता, आपको सर्विस मिलता है। तो वो सारी चीज़ें जिसमें हमको सामान के बदले सर्विस मिलता है, उसको सर्विस या सेवा बोला जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। इसके बाद किन के लिए GST जरूरी होता है, मतलब किन बिजनेसमैन के लिए GST जरूरी होता है? जिनका 1 साल का टर्नओवर मतलब परचेस और सेल्स के जो गुड्स का परचेस और सेल कर रहे हैं, सामान जो खरीदी बिक्री कर रहे हैं, वो 40 लाख से ज़्यादा हो जाता है साल भर में, या फिर सर्विस दे रहे हैं तो 20 लाख से ज़्यादा हो जा रहा है, तो उन लोगों को GST पे करना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर इससे कम टर्नओवर है तो क्या वो लोग GST पे कर सकते हैं? इफ़ लेस देन लिमिट, बिल्कुल वो लोग भी GST पे कर सकते हैं यहाँ पे।
है ना। जो चाहे जीएसटी पे कर सकता है, छोटा बिजनेसमैन भी जीएसटी पे कर सकता है, अप्लाई कर सकता है वो। तो अप्लाई कैसे किया जाता है उसको समझते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हमको जाना होता है एक साइट पे जिसका नाम है gst.gov.in, और हमारे पास ये सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, बैंक डायरी, मोबाइल नंबर, बैंक डायरी मतलब बैंक का पासबुक या स्टेटमेंट, एड्रेस प्रूफ, रेंट एग्रीमेंट, अगर आपने रेंट में लिया हुआ है तो रेंट का एग्रीमेंट लगेगा, फर्म का नाम होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ये सब आपके पास है तो आप जीएसटी के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक 15 डिजिट का GSTIN नंबर मिलता है जो कंपनी बनाते समय जरूरी होता है। देखिए इसमें सब ये जो 15 डिजिट का नंबर मिला है इसको समझते हैं। सबसे पहले जो 2 डिजिट होता है वो स्टेट का कोड होता है। जैसे 22 यहाँ दिया हुआ है, ये छत्तीसगढ़ का कोड है। उसके बाद 10 डिजिट जो यहाँ दिया गया है वो पैन कार्ड का नंबर होता है। आपके जो पैन कार्ड दिए रहेंगे उसका नंबर को यहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो स्टेट कोड और पैन कार्ड का डिजिट 12 डिजिट का हो जाएगा दोनों को मिलाने से। और ये जो 3 डिजिट है ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 1 लिखा रहेगा, उसके बाद 2 डिजिट ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट होता है। तो ऐसे करके आपको 15 डिजिट का GSTIN नंबर मिलता है जो कंपनी बनाते समय हमको ज़रूरत पड़ता है। अब हर स्टेट का कोड अलग अलग है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे जम्मू कश्मीर आप जाएंगे तो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनके GST नंबर के पहले यहाँ पे पहला 2 डिजिट स्टेट कोड रहेगा, ये 01 से स्टार्ट होगा उनका। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे 21 नंबर 22 नंबर पे आ जाते हैं। देखिए उड़ीसा आप चले जाएंगे तो वहाँ के बिजनेसमैन जो है उनका GST नंबर 21 से स्टार्ट होगा। और यहाँ छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पर 22 से स्टार्ट होता है। देखिए हमारा GST नंबर 22 से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे करके स्टेट वाइज अलग अलग कोड होता है, तो कोड से ही पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेट का GSTIN नंबर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ GST टैक्स रेट्स दिया हुआ है, मतलब सामानों पे कितना % कैसे कैसे टैक्स लगता है। तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स नहीं लगता है। अगर कोई चीज़ खुला बिक रहा है तो उस पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगता है। जैसे खाद हो गया, बीज हो गया, मिल्क हो गया, एग्स हो गया। लेकिन अभी क्या है, जो पैकेट वाली चीज़ें आ रही है, जैसे मिल्क भी अगर पैकेट में आ रहा है तो उस पर GST अब लगा दिया गया है, अभी उस पर लग रहा है। लेकिन खुला में बिक रहा है तो उस पर कोई GST नहीं है। फिर मेडिसिन, शुगर, स्पाइसेस, टी, इस सब में कम GST लगता है, बट लगता है इसमें। मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर सभी बढ़ गया है, ये मैंने पहले नोट्स बनाया था तो उसमें ज़्यादा % है। फिर टेलीफोन्स, स्कूल बैग्स खरीदोगे, लग्जरी आइटम खरीदोगे, महंगे सामान, तो उसमें ज़्यादा GST लगेगा 28%। कार, AC, तो ये सब तो चेंज होते रहता है। 1200 से ज़्यादा सामानों पे GST लगता है, तो उसको बता पाना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको एक्चुअल में कितना % GST लगा है ये देखना है तो बिल में प्रिंट रहता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद GST किस पर और कैसे लगता है इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए दुकानदार जो होता है वो जब सामान खरीदता है, परचेस ऑफ गुड्स करता है, तो वो उस समय इनपुट टैक्स पे करता है। और जब वो सामान बेचता है तो उस समय आउटपुट टैक्स पे करता है, मतलब 2 बार टैक्स पे करना होता है उसको। तो ये दोनों कैसे पेड करता है इसको अच्छे से समझते हैं। जो उसको प्रॉफिट होता है गुड्स बेचने पर, उस प्रॉफिट पे टैक्स पे करना पड़ता है उसको, जिसको गवर्नमेंट को दिया जाता है, जिसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं। और इनपुट टैक्स सामान खरीदते समय वो पे करता है। कैसे करता है ध्यान से समझो। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिया गया है। मान लो कोई 100 रुपये का सामान है और उस पर 5% GST लगा हुआ है, तो 100 रुपये का 5% हो गया 5 रुपया, तो सामान की कीमत हो गई 105 रुपये। तो 105 रुपया वो खरीदते समय चुकाएगा, जिसमें 5 रुपया जो दिया है वो एक्स्ट्रा टैक्स, उसी को इनपुट टैक्स बोला जाता है, ये 5 रुपया। इसके बाद जब वो सामान बेचेगा तो कुछ दाम बढ़ा के बेचेगा, उतना में ही तो बेचेगा नहीं। तो 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदा है तो उसको वो कर दिया 110,
अब 110 में जो इनपुट टैक्स वो दिया है 5% वो लगाएगा, तो 5% टैक्स लगा दिया 110 रुपये में। तो फिर टैक्स का प्राइस हो गया, यहाँ पे रेट हो गया 5 रुपया 50 पैसा। तो सामान की कीमत फिर हो गई 115 रुपया 50 पैसा। अब ये जो 5.5 रुपया बन रहा है ये आउटपुट टैक्स है, लेकिन ये पूरा 5.5 रुपया आउटपुट टैक्स नहीं देगा। उसने कस्टमर से लिया है इसको 5.5 रुपया, 5 रुपया जो पहले से ही वो पेड कर दिया था इनपुट टैक्स उसको अपने पास रखेगा, और जो 50 पैसा बचा है प्रॉफिट का, ये देखिए आइटम में जो प्रॉफिट 10 रुपये एक्स्ट्रा किया था इसने, उसका 5% 50 पैसा बनता है, तो उसको बस अब पेड करना बाकी है, जिसको आउटपुट टैक्स बोला जाता है। यहाँ पे और भी नोट्स में समझाने के लिए लिख दिया गया है कि कस्टमर से हमने 5.5 रुपये टैक्स लिया है, जिसमें से 5 रुपये टैक्स हमने आइटम परचेस करते वक्त ही पेड कर दिया था, बाकी का 50 पैसा टैक्स पेड करना बाकी है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि जीएसटी बिल पे कैसे लगता है। देखिए 3 प्रकार का जीएसटी लगता है, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। तो ये कब कब अप्लाई होता है इसको समझते हैं, बिल पे कैसे अप्लाई होता है। देखिए एसजीएसटी मतलब होता है स्टेट टैक्स, और सीजीएसटी मतलब होता है सेंट्रल का टैक्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट टैक्स एंड सेंट्रल टैक्स, एक ही अगर स्टेट से सामान खरीद रहे हैं और एक ही स्टेट में सामान को बेच रहे हैं, जैसे हमने छत्तीसगढ़ से ही सामान खरीदा और छत्तीसगढ़ में ही सामान बेच दिया, मतलब एक ही स्टेट में लेन देन हो रहा है, तो टैक्स का जो रेट है वो 50-50% हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। जैसे मोबाइल का वैल्यू अगर 1000 रुपये है और उस पर 12% जीएसटी लगा है, तो 6% लेगा स्टेट गवर्नमेंट और 6% लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब 60 रुपया स्टेट गवर्नमेंट और 60 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे करके मोबाइल का टोटल अमाउंट हो जाएगा 1120 रुपये। 120 रुपया में से 50% सेंट्रल गवर्नमेंट ले लिया और 50% स्टेट गवर्नमेंट ले लिया, तो ये 2 टैक्स हो गए। आईजीएसटी कब लगता है? आईजीएसटी मतलब इंटर स्टेट टैक्स, स्टेट चेंज होता है तब आईजीएसटी लगता है। अगर आप एक ही राज्य में लेन देन कर रहे हैं तब इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम दूसरे राज्य से सामान खरीद रहे हैं और उसको जाके दूसरे राज्य में बेच रहे हैं, उस सिचुएशन पे आईजीएसटी लगता है। जैसे हमने कहीं महाराष्ट्र से सामान खरीदा और आके उसको छत्तीसगढ़ में बेच रहे हैं, उस सिचुएशन में टैक्स का जो 100% है वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाता है। जैसे मोबाइल की कीमत है 1000 रुपया, उस पे आईजीएसटी लगेगा 12%, पूरा का पूरा 12%। इसमें डिवाइड हुआ था 6% में, बट इसमें पूरा 12% 120 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाएगा। मोबाइल की कीमत वही 1120 रुपया होगी। अब ये कैसे बटेगा दोनों में, दोनों गवर्नमेंट के टैक्स में? सामान खरीदते समय आईजीएसटी को हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं, और जिस राज्य में सामान बेचा जाएगा उस राज्य को सेंट्रल गवर्नमेंट 50% दे देगा। बात वही होगी, फिर से दोनों के बीच 50-50 हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे टैक्स अप्लाई करते हैं, जिसको बिल एंट्री करते समय हम और भी अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। इसका बेसिक का पार्ट 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा, ताकि आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आए।